तो नेक्स्ट क्या है, अध्याय 6 विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो विद्युत परिपथ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ परिभाषाएं हैं और वो परिभाषाएं बहुत आसान है। सबसे पहला है संधि, जिसे हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन किसको कहते हैं, जैसे कि आपको एक उदाहरण बताऊं मैं, रेलवे रामगंज मंडी है। रामगंज मंडी में एक रास्ता आपका कोटा से आ रहा है, ट्रेन का एक रूट, एक जयपुर की तरफ जा रहा है, एक झालावाड़ की तरफ, तो 3 जो है रास्ते हो गए। तो किसी विद्युत परिपथ में ऐसा मार्ग या कोई ऐसा बिंदु जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं, 3 या 3 से अधिक रास्ते मिलते हों, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक परिपथ है और इस परिपथ में हम ये देख रहे हैं कि ये 2 प्रतिरोध जो है इस तरह से जुड़े हैं, एक तीसरा ये प्रतिरोध जुड़ा है और इनको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है। तो ये वाला जो बिंदु ए है और जो बिंदु बी है, धारा यहाँ से शुरू होगी बहना, ये धारा जा रही है, धारा 3 भागों में बट गई। तो धारा के लिए एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी 3 से अधिक रास्ते जो होते हैं किसी विद्युत परिपथ में, ऐसा बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, इसे हम संधि कहते हैं। शाखा किसे कहते हैं, वो रास्ता जिसपे धारा का मान नियत रहता है, उसे हम शाखा कहते हैं। फिर आता है लूप या पाश। लूप या पाश देखो हम किसको कहते हैं, अगर हम इसको कहें बिंदु ए, ये बिंदु बी, यहाँ हमने सी डी ले लिया थोड़ी देर के लिए। अगर हम ए बिंदु से शुरू करके बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, सी से डी पर जा रहा है, डी से वापस ए पर आ रहा है, तो किसी विद्युत परिपथ में ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर चालक मिले और प्रतिरोध मिले और बैटरी के स्रोत मिले और हम विभिन्न प्रतिरोधों, चालकों और बैटरी के स्रोत से चलते हुए उसी मार्ग पर, उसी बिंदु पर हम वापस आ जाए, तो उसे हम लूप या पाश कहते हैं। यानी विभिन्न चालकों, प्रतिरोधों, बैटरियों एवं अन्य अवयवों से मिलकर बना ऐसा विद्युत परिपथ लूप कहलाता है। तो जहां से लूप की विशेषता, जहां से हम चलते हैं दूसरे ये आपके प्रतिरोध, बैटरियों से होते हुए उसी बिंदु पर हम आ जाते हैं, तो उसे हम लूप कहते हैं या पाश कहते हैं। अब आते हैं विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ कहो या किरचॉफ कहो उनके नियम। तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के जो नियम हैं उनमें मुख्य रूप से 2 नियम हैं। एक पहला नियम जिसे हम संधि नियम कहते हैं और एक दूसरा नियम है जिसे हम लूप का नियम कहते हैं। संधि नियम को हम केसीएल के नाम से, किरचॉफ करंट लॉ या प्रथम नियम के नाम से भी हम जानते हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, देखो पहली चीज तो ये कि इन नियमों की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इन नियमों की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम ओम का नियम V बराबर IR से परिपथ की सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स और समस्याएं वो हम सॉल्व नहीं करते हैं। प्रॉब्लम किस तरह की आती है, परिपथ मान लो इस तरह का हुआ, जब तो हम आसानी से इसमें ज्ञात कर लेते हैं कि 2 बिंदु बीच विभवांतर क्या होगा, उस रास्ते में धारा कितनी बह रही होगी। अगर परिपथ जटिल होता है, इस तरह का परिपथ होता है, तो ऐसे परिपथ में धारा का और विभवांतर का मान ज्ञात करना आसान नहीं होता है। तो परिपथ की जटिल समस्याओं में या जटिल परिपथों में धारा और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है, अगर कोई भी संधि हो, उस संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम क्या कहता है कि किसी क्रिया के पूर्व में जितना आवेश था, बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि किसी संधि पर मिलने में तो क्या होगा, कुछ धाराएं पहुंचेंगी संधि की तरफ और कुछ धाराएं संधि से दूर जाएंगी, जैसा ये चित्र दिखाया गया है। ये ध्यान रखना है, इसमें धारा की दिशाएं दर्शाई गई हैं और ये मत सोचना कि ये खुला परिपथ है, ये कहीं ना कहीं जाके बंद हो रहा है, ये किसी ना किसी आगे जाके कहीं किसी पॉइंट पर ये बंद हो रहा है। तो इस परिपथ में ये प्रतिरोध, इसमें से जाने वाली धारा I1, ये I2, ये I3, I4, I5, सबकी सब धाराओं की दिशाएं दर्शाई गई है। ये I1 संधि की तरफ पहुंच रही है, ये संधि से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, संधि की ओर आ रही है, संधि की ओर आ रही है। तो ये नियम कहता है कि इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग यानी सिग्मा, इसे कहते हैं हम सिग्मा I बराबर 0।
यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। दो तरह के योग होते हैं, एक सदिश योग जिसमें हमें दिशा का ध्यान रखना पड़ता है, बीजगणितीय योग जिसमें हम प्लस माइनस करते हैं, उसी को हम बीजगणितीय योग कहते हैं। तो बीजगणितीय योग फल का मान क्या होता है? 0। अब संधियों पर हम इस नियम को लागू करते हैं। कैसे? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखो एक ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण के नियम पर किस तरह से आधारित है। यानी किसी संधि पर 1 सेकंड में जितना आवेश पहुंचता है, 1 सेकंड में उतना ही आवेश दूसरे तरफ निकल जाता है। यानी आवेश के प्रवाह की दर, संधि पर पहुंचने वाले आवेश के प्रवाह की दर और संधि से दूर जाने वाले आवेश की प्रवाह की दर बराबर होती है, और आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। अब धारा के लिए हम क्या देखें, हम नियम कैसे लागू करेंगे? इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो धारा संधि की ओर जा रही है उसे हम प्लस मानते हैं, और जो संधि से दूर जा रही है उसे हम माइनस मानते हैं। तो एक प्लस आई आएगा और एक माइनस आई आएगा। तो अब देखते हैं प्लस माइनस कैसे आएगा। सबसे पहले इस संधि ओ पर लगा रहे हैं हम पहला नियम। तो संधि की ओर धारा जा रही है तो क्या आएगा? प्लस चिन्ह आएगा, तो हम क्या लगेंगे? प्लस I1, तो ये प्लस आएगा। फिर दूसरा I2, कहाँ जा रही संधि से? दूर। दूर जाने वाली धारा को क्या लेंगे हम? माइनस, तो ये I2 क्या आएगा? माइनस आएगा। इसी तरह दूर जा रही धारा I3 माइनस I3 आएगा। ये I4 इस पर इसकी ओर आ रही है तो प्लस I4, ये I5 भी इसकी ओर आ रही है तो प्लस I5। माइनस वाले चिन्ह को दोनों उस तरफ ले जाएंगे तो I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I2 प्लस का हो गया, I3 प्लस का हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं? I1, I4, I5 संधि की ओर जा रही हैं धाराएं। तो संधि की ओर ये 3 धाराएं जा रही हैं। इन धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। यही कहलाता है किरचॉफ का पहला नियम। आगे उदाहरण इसका, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि एक चित्र में कहा गया एक संधि ये है, एक संधि ये, एक संधि ये है। इन तीनों संधियों पर हमें धाराएं जो है अगर हमें कहीं नहीं दी है तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमें इस चित्र के लिए कहा है इस धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो धारा आई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक संधि हमारे पास ये है, ये 3 रास्ते हैं, संधि हो गई। फिर से 1 2 3, ये 3 रास्ते हैं, संधि हो गई। फिर से 1 2 3, ये 3 रास्ते हैं, संधि हो गई है। तो 3 या 3 से ज्यादा शाखाएं जहां मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो इस पर इस बिंदु पर 2.5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ 2 की आ रही है, तो यानी 2 धाराएं पहुंच रही है, तीसरी धारा दूर जा रही है। तो जो दूर जा रही है उसको हमने x मान लिया। इसी तरह यहाँ दूर जा रही है हमने y मान लिया। तो हम संधि ए की बात कर रहे हैं। संधि ए पर हम पहला नियम लगाएंगे। ये धारा पहुंच रही, ये पहुंच रही, पहुंचने वाली धाराएं धनात्मक, तो 2 + 2.5 यानी पहुंचने वाली धाराओं का योगफल बराबर दूर जाने वाली धारा क्या है? x। तो 2 + 2.5 बराबर x, यानी जुड़ गए तो x बराबर 4.5 एम्पियर। तो हमें ये पता चल गया कि ये धारा कितनी आई? 4.5 एम्पियर। अब देखो 4.5 एम्पियर यहाँ से जा रही है, पहुंच रही है, लेकिन 1 एम्पियर दूर जा रही और एक और y जा रही, तो इन दोनों का योगफल 4.5 के बराबर। तो संधि बी पर क्या आया? x बराबर, ये x पहुंच रही है, y दूर जा रही है और 1 दूर जा रही, तो x बराबर 1 + y। x का मान 4.5, 1 + y, y का मान 1 घटा दिया, y बराबर 3.5 एम्पियर। तो हमें ये धारा पता चल गई कि ये y बराबर 3.5 एम्पियर धारा इसमें पहुंच रही है। इससे कितनी जा रही? दूर 1.5 एम्पियर। अब बाकी जो बची है वो यहाँ से जाएगी, वो y, उसको क्या माना है? I। तो संधि सी पर y बराबर 1.5 एम्पियर प्लस I। ये 1.5 प्लस I, दूर जा रही है, पहुंच कितनी रही है? y कितना है? 3.5, तो y की जगह रख दिया 3.5 बराबर 1.5 प्लस I। तो I बराबर 3.5 - 1.5 बराबर 2 एम्पियर। इस तरह से हम पहले नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो किरचॉफ का या किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम लूप नियम भी कहते हैं या मैश नियम कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में किरचॉफ वोल्टेज लॉ या शॉर्ट में KVL कहते हैं। तो देखो लूप नियम क्या कहता है? सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। IR यानी I × R, I × R यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग, और E यानी जो भी लूप में रास्ते में विद्युत वाहक बल मिल रहे हैं उन सभी विद्युत वाहक बलों का योग। ये दोनों मान आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ठीक कहता है लूप नियम। देखो शब्दों में हम कैसे कहेंगे लूप नियम को? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, बंद जाल जैसे ले लिया A से लेके B से लेके C से लेके T से लेके, ये पूरा बंद जाल हो गया, यानी बंद वक्र हो, बंद पूरा लूप बन गया ये। तो हम ये कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल या बंद लूप के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा, ये भाग में धारा प्रवाहित, जिस रास्ते से धारा और उसी रास्ते का प्रतिरोध, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत माने उसके रास्ते में जो आ रहा, उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। किसका बीजगणितीय योग है? उस लूप में जो धारा बह रही है, वो धारा के रास्ते में जो प्रतिरोध आ रहा, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग।
मान के चलो ये लूप है, इस लूप में एक धारा ये आ रही, इसके रास्ते में R1 है तो I1 R1 आएगा इसमें, एक इस रास्ते में R2 है, धारा I2 है तो I2 R2 आएगा। अब चिन्ह कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो दो तो मान आएगा I1 R1 I2 R2, इनका बीजगणितीय योगफल एक तरफ आएगा। दो विद्युत भागबल के स्रोत क्या मिल रहा है, एक E1 मिल रहा है, एक E2 मिल रहा है, तो E1 और E2 इन दोनों का जोड़ प्लस माइनस क्या होंगे आगे देखेंगे, पर इनका आएगा बीजगणितीय योग दूसरी तरफ। तो ये कहता है नियम कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल या बंद लूप में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये कहता है कौन सा, लूप नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम या केवीएल ये कहता है। अब इसको हमें समझने के लिए क्या क्या चीजें समझनी जरूरी है, वो ये पहली चीज के बंद लूप होना जरूरी है। पहला पॉइंट तो क्या है कि एक लूप होना जरूरी है। लूप का मतलब है जहां से चले विभिन्न मार्गों से होते हुए आप वहीं वापस आ जाओ, उसे हम लूप कहते हैं। फिर आती है कि अगर अब I इंटू आर का चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो ये चार नियम आपको याद करने हैं। और वो कैसे, जिस दिशा में आपने लूप लिया है, लूप की दिशा यानी जैसे हमने कहा ADCBA, अगर हमने क्या कहा लूप ADCBA ये लूप है, तो अब ये लूप की दिशा होगी। अगर आप लूप की दिशा में जा रहे तो धारा भी उसी दिशा में है, तो I इंटू आर का जो गुणनफल है वो माइनस होगा। उसका कारण ये है कि हम जा रहे लूप की दिशा में, धारा हमेशा बहती है अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो इधर विभव होगा अधिक, इधर विभव होगा कम, तो विभव के मान में क्या हो रही, कमी। तो I इंटू आर क्या है, विभव अंतर, वो विभव अंतर क्या हो रहा, कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस में आएगा। अगर बढ़ रहा होता तो प्लस, कोई चीज आपकी कम हो रही तो क्या हो रही है, आपकी माइनस हो रही है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो फिर से सुन लो इस पॉइंट को, ये बहुत महत्वपूर्ण है।